हेलो 10th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म 10th वाला। दोस्तों हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिराइव किया था। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उसी एंगल्स के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने का एकदम सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देना है इस तरीके से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतना लिखने के बाद आप ये वाला स्पेस खाली छोड़ दीजिएगा, बाकी इधर लिखेगा, आप इधर लिखिएगा थीटा की अलग अलग वैल्यू लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री पर, अगला 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री पर क्या करना है, हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल ड्रा कर लेते हैं। टेबल इस तरीके से ड्रा करेंगे। चलिए इतना हो गया। अब इसमें क्या देखना है, सबसे पहले एक चीज आपको बस सिंपल चीज याद रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, रूट में 1/4 लिखना है, अगले रूट में 2/4 याद कर लेना है, तीसरे में 3/4 याद कर लेना है, चौथे में 0/4 यहाँ पे होगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इतना जब आप लोग लिख लेंगे तो हमको जब भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता करना होगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होना चाहिए। यहाँ से आप आइडिया लगाइए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर 0 आती है। उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1/2। फिर उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साइन 45 डिग्री का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1/2, 2/4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इसको रूट से जब बाहर लिखेंगे तो ये तो 3 तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसको लिख देंगे हम लोग √3/4, बाहर आ जाएगा तो 2 लिख देंगे इसको। ठीक, उसके बाद साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पर 4/4 यानी कि 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1। अब क्या करना है कि साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के सारे की वैल्यू हमने देख लिया। अब क्या करना है, अब कॉस के लिए क्या करना है, सभी डिग्री पर हमको वैल्यू देखना है। तो क्या करना है, इसी वैल्यू को हमको उल्टा जस्ट लिख देना है, इसी वैल्यू को लिया करके यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करना है, यानी कि ये सबसे पहले ये लिखेंगे तो 0 डिग्री के लिए 1 हो जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री के लिए यहाँ पे 30 डिग्री के लिए √3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 डिग्री के लिए 1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 डिग्री के लिए यहाँ पे 60 डिग्री के लिए 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 0 डिग्री के लिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए 0। मतलब क्या करना है कि ये सभी वैल्यू पहले सीधा सीधा लिख देना है, उसके बाद यही वैल्यू कॉस के लिए उल्टा लिख देना है, इधर से शुरू करके इधर उल्टा लिख देना है। अब क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू हमको पता करना है, तो टेन थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी साइन थीटा अपान कॉस थीटा, होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक, ये होता है। तो आप यही ट्रिक आप यहाँ पर लगाइए। तो हमको जब भी टेन थीटा की वैल्यू यानी टेन 0 की वैल्यू पता करनी है तो साइन 0 अपान कॉस 0 की वैल्यू आप करेंगे, मतलब 0/1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1/2 अपान √3/2, तो 1/2 और √3/2 करेंगे तो दोनों का बेस और बेस कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। उसके बाद इसमें जब आप लोग देखेंगे तो 1/√2 अपान 1/√2, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके लिए 60 डिग्री के लिए टेन 60 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री, मतलब √3/2 अपान 1/2 इज इक्वल टू √3 होगा, क्योंकि √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो बेस दोनों का 2 है, दोनों का बेस 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 बचेगा आपके पास। अगला क्या है, टेन 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 अपान कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉस 90 के वैल्यू 0, तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या होगा, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी
न्यूमेरिकल वैल्यू के अपान में 0 होगा तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। अगला क्या है, कॉट की वैल्यू निकालना है। तो जो कॉट थीटा होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, 1/10 थीटा, टेन थीटा होता है, ठीक, 1/10 थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, इतना आप लोग जानिए। तो अब आप लोग बताइए कि जब कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/10 0 की वैल्यू, तो 1/10 0 यानी कि 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इनफाइनाइट लिखेंगे। उसी तरीके से जब आप लोग कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1/10 30 का वैल्यू बताना पड़ेगा। तो 1/10 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा। उसी तरीके से इनका 1/1 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसी तरीके इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल। अब देखिए इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/इनफाइनाइट। अब 1 की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट करेंगे तो ये किसकी इक्वल आती है, ये 0 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला यहाँ पे समझिए, ये दिया है यहाँ पे सेक की वैल्यू बताना है। तो सेक थीटा जो होता है, वो होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि आपको सेक थीटा की सारी वैल्यू कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करके लिख देना है। तो बताइए यहाँ पे कॉस की वैल्यू दिया गया है, सारा कॉस की वैल्यू दिया गया, तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/1 यानी कि 1 होगी यहाँ पे। उसके बाद इसका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, इधर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल, अब बताइए 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और इसका 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा ये 1/sin थीटा होता है। मतलब कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 का रेसिप्रोकल जैसा मैंने बताया इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे होगा इनफाइनाइट। उसके बाद यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और सॉरी 2/√3 होगा और इसका रेसिप्रोकल 1 होगा। तो इस तरीके से सम स्पेसिफिक एंगल्स पर 0, 30, 45, 60 और 90 पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के हमने टेबल बना लिए हैं, ठीक। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे हमने बताया कि यहाँ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से कुछ और वैल्यू है, उसको हम आगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को लिखवा देंगे। फिलहाल में आप इतना लोग नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लिया है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को। तो फार्मूला देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम साइन थीटा से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू बताना है तो आप बता सकते हैं कॉस 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए, तो आप साइन 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू बताना हो, तो आप कॉट 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप टेन 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अब इस तरीके से कुछ और रह गया, जैसे अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप कोसेक 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप सेक 90 - थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। और इसमें एक चीज रह गया है, हाँ, अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए, टेन थीटा, तो आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं। अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप कॉस थीटा अपान साइन थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं, ठीक। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप 1/ कोसेक थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। या फिर अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए तो आप
1/sin थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सिंपल है, साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगला क्या है, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू बताना हो तो वो आप 1/sec थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू बताना है तो आप 1/cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू बताना पड़ जाए, टेन थीटा, तो आप 1/cot थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, या फिर अगर आपको cot थीटा की वैल्यू बताना है तो आप 1/tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब क्या है, cot थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इतना फार्मूला आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, जो भी इस चैप्टर का एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का 8.2 एक्सरसाइज का, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज पर आएंगे। चलिए एक छठवां एग्जाम्पल है आपके पास, दिया गया है इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि बी पर राइट एंगल है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल एंगल ACB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाएंगे। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC है, जो कि कहाँ पर C पर, सॉरी यहाँ पे B पर राइट एंगल है। फिर अगला क्या है कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप इस पॉइंट को A मान लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलता है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर ट्रायंगल एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे C मानेंगे तो ये ट्रायंगल क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपको क्या पता करना है, साइड BC एंड AC, ये आपको साइड पता करना है और ये पता करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखिए क्या है, हमको सबसे पहले हमको BC को पता करना है, और आपके पास परपेंडिकुलर दिया है इस 30 डिग्री के लिए, क्या BC क्या है, बेस है। तो आपके पास परपेंडिकुलर दिया गया और आपको बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, tan थीटा लगता है। तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC। फिर आप वैल्यू रखिए, tan थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है, 5/BC हमको नहीं पता है। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC। यहाँ से आप लगाएंगे BC इज इक्वल टू 5√3। BC इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 5√3 आता है। अगर इसके बाद आगे भी आप अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। BC इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732, मतलब ये √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी। अगला क्या पता करना है, आपको AC पता करना है। तो देखिए आपके पास परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया गया है और आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रेशियो होती है वो साइन थीटा होती है। तो लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC। तो साइन वैल्यू रखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू AB कितना है, 5 है, 5/AC। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। ठीक, अब यहाँ से आप AC को ऊपर लेके जाएंगे तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 10। तो AC किस तरीके कितना आ जाता है आपके पास, AC कितना आता है आपके पास, 10 आता है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 10 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग 7वां एग्जाम्पल देखेंगे, इतना नोट कीजिए। चलिए ये जो क्वेश्चन आपके 7वां वाला जो एग्जाम्पल दिया गया आपके पास, ये 7वां वाला क्वेश्चन क्या करा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जो कि Q पर राइट एंगल है, Q पर राइट एंगल है। दिया गया है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो PQ इज इक्वल टू 3 दिया गया है एंड PR इज इक्वल टू 6 दिया गया है। तो ये पॉइंट मान लीजिए R है, तो बचा क्या, PR इज इक्वल टू 6 दिया गया है। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, ये बीच वाला बताना है, एंगल P बताना है आपको, और एंगल क्या बताना है, एंगल R बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो चलिए यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो
तो सबसे पहले देखिए कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। आपके पास दिया गया ये परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर। देखिए यहाँ पे लेट सपोज ये वैल्यू क्या है, थीटा है, ये वैल्यू थीटा है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 3 दिया गया अपान पी आर की वैल्यू 6 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। उसके बाद बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है तो किस डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब साइन 30 डिग्री के लिए होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो साइन 30 यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ से आप लोग थीटा कितना बता सकते हैं 30 बता सकते हैं, ये आ गया 30। अब ये बताइए ये 90 है, इसमें ये 90 है। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग क्या बताएंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस एंगल Q प्लस एंगल R। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल Q कितना है आपके पास, Q है आपके पास 90 है और R कितना है 30 है। यहाँ से क्या करेंगे एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा 120। तो एंगल P इज इक्वल टू 60, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक, आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जानते होंगे, किसी एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी ट्रायंगल के लिए 3 इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ये ऑलरेडी आपके पास 90, ये हमने 30 फाइंड कर लिया, तो यहाँ से 90 और 30 ऐड करके हम लोग 180 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। वही चीज़ आया है यहाँ पे। देखिए आपके पास जो 8वां एग्जाम्पल दिया गया है क्या कर रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। जो a और b का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। ठीक, इतना है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपका a और b का वैल्यू जो उनका जो सम है वो तो भाई 0 तो होंगे नहीं, उससे अधिक ही होंगे और 90 से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर 90 a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा हो जाती है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रह जाएगा। ठीक, तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, अब आप बताइए 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू होता है, तो 1/2 कितना होता है साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ से आप लोग जब साइन और साइन है दोनों तरफ, तो आप लोग a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करके a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। ये आगे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अगला इक्वेशन क्या लिखेंगे, आपके पास दिया गया है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, अब आप बताइए 1/2 है, 1/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यू, कॉस कितने डिग्री के इक्वल होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है 1/2। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड कॉस दिया गया है, तो इस तरीके से आप लोग ये दोनों कंपेयर करके लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे क्या था माइनस था, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जब आप लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। जब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए मिलकर 2a हो जाएगा और यहाँ से b से b कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 60 और 30 मिलकर कितने हो जाएंगे 90। तो a इज इक्वल टू कितने हो जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45, मतलब a की वैल्यू कितना आती है आपके पास 45 आती है। अब यही a की वैल्यू आप लोग कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो a की वैल्यू जब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, मान लीजिए इसी इक्वेशन रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस b की वैल्यू नहीं पता है इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप लोग इतना नोट कीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं।
चलिए अब देखिए इस एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में पहले क्वेश्चन का जो पहला वाला सवाल है दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 दिया है। इसको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर बताना है। तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या दिखाएंगे, 3/4, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3/4 प्लस 1/4। यहाँ से आप लोग एलसीएम लेंगे 4, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 कितना आ जाता है 4/4, यहाँ से आ जाएगा 1। अगला क्या है ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ पे दिया गया 2, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे आप लोग तो 1 होगा, प्लस दिया गया cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका करना है स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए प्लस ये दिया गया है प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक, ये देखिए। इसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। क्या दिया गया cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√2 अपान sec 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/√2 अपान कि नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 जब जाएगा तो क्या आपके पास यहाँ बचेगा 2 प्लस फिर उसका 1 का √3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोनों में यहाँ से क्या लिखेंगे 1/√2 इंटू, अब ये ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा √3 अपान 2 प्लस 2√2 होगा। आगे देखिए सॉल्व कीजिए क्या होता है √3 अपान 2√2 प्लस, अब √2 का मल्टीप्लाई इसमें √2 में होगा तो कितना होगा 2 और 2 2 या 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से आप लोग करेंगे कितना √3 अपान देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए दोनों में से, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 प्लस 2 इतना होगा। चलिए इतना हो गया, देख लीजिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कॉट 45। चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2 प्लस 1045 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए sin 60 की √3/2 होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 अपान सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कोस 30 की होती है √3/2 होती है, वैसे सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सवाल दिया गया इसमें एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर वाले सवाल में, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके अपान 2 है, इसके अपान 1 है, इसके बाद √3 है। तो एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। तो जब 2 से 2√3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आ जाएगा √3 प्लस उसके बाद 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2√3 पूरा आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वापस से कितना आएगा 2√3, फिर माइनस √3 का डिवाइड इसमें करेंगे, √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आएगा 2 2 जा 4। फिर इधर देखेंगे, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक इतना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2√3 आएगा।
तो जब 2√3 में √3 से डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आएगा 4 होगा, 2 2 जा 4 प्लस अब 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 में तो √3 बचेगा और √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 मतलब √3 फिर प्लस अब 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 में तो कितना आएगा 2√3 आएगा। अब 2√3 का मल्टीप्लाई वापस से 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2√3। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इस दोनों ऊपर वाले में और नीचे वाले में ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों फ्रैक्शन में क्या दिया गया है, दोनों फ्रैक्शन का बेस सेम दिया गया है। डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का 2√3 और 2√3 है, तो फ्रैक्शन जब सेम होगा तो उसको हम काट सकते हैं। फ्रैक्शन से मतलब हम लोग देखिए इतना ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को काट सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया गया है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। तो क्या आएगा देखिए, ऊपर का हम लोग करेंगे तो यहाँ पे है √3 है प्लस 2√3, तो एक √3 और 2√3 मिलकर कितने √3 हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे। 3√3 माइनस 4 अपान, अब नीचे देखिए नीचे है एक √3 है और यहाँ पे 2√3 है तो मिलकर कुल कितने √3 हो जाएंगे 3√3। यहाँ पर भी 3√3 वापस से यहाँ पर 4 दिया गया है, इसको 4 लिख देंगे प्लस 4। अब देखिए अब सवाल इतने पे ही नहीं खत्म होता है, इतना तक आपका तो आंसर आ गया है, लेकिन एक स्मार्ट वे में दिखाने के लिए हमको क्या करने का, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल को और छोटा करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या देखते हैं, यदि ऊपर और नीचे देखिए हमारा क्या दिया गया, ऊपर माइनस दिया गया नीचे प्लस दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमको रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि नीचे जो साइन दिया गया, नीचे पॉजिटिव वाला साइन दिया गया बीच में, तो पॉजिटिव वाला साइन दिया तो सेम इसी चीज़ से हम नेगेटिव वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3√3 माइनस 4 नीचे 3√3 माइनस 4। देखिए नीचे दिया था यहाँ पे माइनस से, तो वही काम मैंने किया है, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया था तो मैंने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया वही संख्या से। तो करेंगे क्या, जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर देखिए क्या दिया गया है 3√3 माइनस 4, इधर दिया गया 3√3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला कंसेप्ट बन रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला के साथ क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब इसका देखिए वर्क कीजिए, तो इसका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 3 27 आएगा, कितना आएगा तो 27 माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद माइनस 2ab मतलब कि इन सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3√3 × 4 अपान, वही काम नीचे कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है ए स्क्वायर मतलब 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 4 जा 16। फिर यहाँ से आगे देखेंगे तो कितना होगा, 27 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 43, यहाँ पे 43 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, यानी कि 24√3 हो जाता है। ऊपर नीचे कितना आएगा 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर, ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। तो ये चीज़ है हमारा, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा वाला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है। पांचवा वाले क्वेश्चन में बस वही वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया यहाँ पे 5 × अब बताइए cos 60 की वैल्यू कितना होना चाहिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/2 का करेंगे स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की 2/√3, तो 2/√3 का करेंगे स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 का करेंगे स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का करेंगे स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आगे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 5 × 1/2, इधर देखिए कितना आएगा 1/2 को 1/4 हो जाएगा, 1/4 × 5 कितना हो जाएगा 5/4 प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 16 अपान, नीचे कितना है √3 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 3, ये रूट से बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 -1 अपान,
नीचे देखिए क्या दिया गया है, 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका करना है स्क्वायर √3/2 का, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे क्या होगा। आगे सॉल्व करने पर इसको देखिए इधर एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले में एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पे 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 4 3 जा 12, डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 3 5 जा 20, यानी यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा इतना। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64। उसके बाद कितना होगा 1 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12, और 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा अपान। अब देखिए टोटल के अपान क्या है 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 और 3/4 का कितना मतलब हो जाएगा 4/4। ठीक, तो 4/4 का मतलब है ये 1 हो गया, 4/4 का मतलब ये 1 हो गया पूरा कट के। ठीक है, 4/4 का मतलब पूरा कट के माना गया, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ ऊपर वाला भाग बचेगा। तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा 15 में 64 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 में 64 जोड़ेंगे तो 81, और 81 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा आपके पास, 81 से 12 निकालेंगे 69, मतलब कि 69/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4-5 क्वेश्चन दिया गया, उसको करेक्ट ऑप्शन बताना आपको क्या है सॉल्व करके। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1030 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 अपान, टोटल के अपान 1 प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर 1/√3 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे क्या होगा 2/√3 अपान, अब नीचे वाला देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 1/3 होगा। ठीक, इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3, फिर यहाँ पे देखिए अपान, इसको देखिए करेंगे कैसे 3 1 जा 3, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक, 3 1 जा 3 और प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 2/√3 इंटू अब देखिए ये यहाँ पर ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 प्लस 1, मतलब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा, और √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना होगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2√3 हो जाता है अपान। अब देखिए 3 और 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, अब इसको काटेंगे 2 2 जा 4, यानी कि कितना आया √3/2 आया। अब बताइए √3/2 किसके इक्वल होता है, √3/2 किसके इक्वल होता है, या तो ये √3/2 होता है sin 60 के इक्वल होता है कि नहीं, या तो इसको sin 60 के इक्वल लिख सकते हैं, या तो फिर इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं cos 30 के इसको इक्वल लिख सकते हैं cos 30 के, या फिर और लिख सकते हैं इसको 1/cosec 60 लिख सकते हैं, या फिर 1/sec 30 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ये वाला मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे सही। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक, इसमें ऑप्शन कौन कौन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 0 1 0 0 1 sin 45, 0 दिया गया है, 1 दिया गया है, sin 45 दिया गया है शायद, और 0 देखते हैं क्या क्या है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए 1 - 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपान 1 + 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 - 1 अपान 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 अपान 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 किसको इक्वल होता है sin 0 को इक्वल होता है, sin 0 को इक्वल होता है, या फिर इसको क्या ले सकते हैं cos 0 को इक्वल होता है। ठीक, हाँ सॉरी यहाँ पे 0 मैच कर रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा सही। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है और ये 0 ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक, तो यहीं वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन स्टेटमेंट दिया गया आपके सामने, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a के किस वैल्यू के लिए इन चारों ऑप्शन में से a की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए sin 2 = हो जाए 2 sin a के। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चलिए वैल्यू अलग अलग रख के देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए sin 0 रखते हैं हम लोग, a की जगह 0 रखते हैं, तो sin
2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 साइन, एक जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0 इज इक्वल टू 2 साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू 0 और 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। दिया गया है 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको, शायद दोबारा क्वेश्चन दे दिया गया है इसको। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन शायद दोबारा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा अपान 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 होगा अपान 2/√3 अपान 3 1 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा 2/√3 अपान 3 में से 1 गया 2 अपान 3 हो जाएगा। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू, अब देखिए ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 ऊपर उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा ना, इसके बाद 2 से 2 जाएगा, उसके बाद √3 काटेगा 3 को तो कितना आएगा √3 आएगा, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 ही तो आएगा, तो √3 आएगा √3। अब √3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं 10 60 लिख सकते हैं। ठीक, कोई क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, 10 60 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में आपके 10 60 ऑप्शन दिया गया है बुक में, उसको टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ट्रू फॉल्स शायद दिया गया है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है तीसरा वाला क्वेश्चन, इफ 10a इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू √3 फाइंड a एंड b, आपको a और b की वैल्यू बताने हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया गया है, 0 से ग्रेटर देन है a प्लस बी और लेस देन है 90। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल से स्टेटमेंट है, आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इसको अगर समझना हो तो मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए दिया गया है a प्लस बी का जो सम है वो 0 से अधिक होगा। ठीक, अब देखिए किसी ट्रायंगल में दो एंगल तो जीरो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों एंगल जीरो होंगे तभी उनका सम जीरो होगा, या फिर कोई एंगल, एक एंगल माइनस में हो और एक एंगल प्लस में हो तो भी इनका जीरो होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे केस पॉसिबल नहीं है, तो ठीक, तो इसलिए वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगला चीज़ है दोनों को जोड़ करके 90 नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ करके 90 हो जाती है तो अगला एंगल भी 90 हो जाएगा, केवल ट्रायंगल में 2 एंगल 90 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ट्रायंगल में 2 एंगल को जोड़ करके 90 से अधिक हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब हो तो सकता है, लेकिन राइट हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक, तो ये केस लग रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में लग रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब क्वेश्चन बोला गया है तो a प्लस बी ग्रेटर देन 90 नहीं होगा, वो लेस देन 90 होगा। ठीक, इक्वल टू 90 भी नहीं होगा, इक्वल टू 90 हो सकता है, हाँ इक्वल टू 90 हो सकता है, बट लेस देन 90 और इक्वल टू 90, अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल राइट एंगल रह नहीं जाएगा, और जब राइट एंगल नहीं रह जाएगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉलो होगा ही नहीं। ठीक, तो इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दिया गया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है √3, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू, बताइए √3 किसको इक्वल होता है, 10 कितने डिग्री के इक्वल होता है √3, तो 10 60 के इक्वल होता है √3। अब यहाँ से देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड दिया गया है 10, तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन आती है फर्स्ट। ठीक, अगला देखिए दिया गया है, यहाँ से देखिए 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ से दिया गया है, लिखेंगे 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 10 कितने डिग्री के इक्वल होता है, ये होता है 10 30 के इक्वल होता है। ठीक, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 को हमने लिखा 10 30। अब यहाँ से देखेंगे 10 इधर भी है इधर भी 10 है, तो इसका मतलब हम लोग थीटा को इक्वल कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, यह आता है इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 होता है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, b से b कट गया, बचा के आपके पास 2a इज इक्वल टू 60, 30 कितना हो जाएगा 90, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 90/2, मतलब कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 45। अगर a की वैल्यू 45 आ जाती है
तो यही ए की वैल्यू किसी इक्वेशन मान लो सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करेंगे ए की वैल्यू, चलिए हम फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया गया है, जबकि a की वैल्यू 45 हमने फाइंड कर लिया है, प्लस b इज इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए दिया गया है, ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या ये सही है? चलिए इसको देखते हैं। तो क्या दिया गया है, साइन ए प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जब भी हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, मतलब साइन का थीटा में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है, वो साइन थीटा एक साथ होता है। ठीक, उसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है। ठीक, ये क्या है, फंक्शन है। थीटा क्या है, ये साइन थीटा क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक, तो हम वहाँ पे क्या है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि थीटा का मल्टीप्लाई साइन में नहीं हो रहा होता है। तो अगर थीटा का मल्टीप्लाई अगर साइन में नहीं हो रहा होता है तो इस तरीके से तो लिखना गलत होगा। अगर थीटा का मल्टीप्लाई अगर इसमें नहीं हो रहा है, साइन का मल्टीप्लाई अगर इसमें ए प्लस बी में नहीं हो रहा है, तो ये तो लिखना गलत होगा ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होगा तभी साइन का मल्टीप्लाई ए में होगा, फिर साइन का मल्टीप्लाई बी में होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है साइन 60 दिया गया है प्लस साइन 30 दिया गया है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 प्लस साइन 60। चलिए वैल्यू पुट करके देखिए, तो साइन 60 और 30 मिलके कितने होंगे, 60 और 30 मिलके 90 होंगे, तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ से देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 के तो इक्वल है नहीं 1 प्लस √3/2, क्योंकि यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पे इसको इधर लाइए तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू √3/2, यहाँ पे आएगा 1/2 इज इक्वल टू √3/2। तो 1/2 तो √3/2 के इक्वल आ नहीं रहा है, क्योंकि आना चाहिए, अगर इक्वल है तो ये चीज़ें इक्वल आनी चाहिए, हालांकि ऐसा आ नहीं रहा है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे आप थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। चलिए देखिए, जितना हमको पता है उसके हिसाब से देखते हैं। हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और कितना होता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 को लिख सकते हैं 0/4 इस तरीके से रूट में। इसको क्या लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं रूट में। इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सॉरी हाँ देखते हैं क्या लिखेंगे, इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट में 1/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं रूट में, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 2/4 रूट में। इसका स्क्वायर कीजिए तो 3/4 लिख सकते हैं इसको भी रूट में, और इसको लिख सकते हैं 4/4 रूट में, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने पर ये वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं उसकी, थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है उससे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। इधर है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 बढ़ रही है ना, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया गया है। दिया गया है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे आपकी थीटा इंक्रीज करती है। तो देखते हैं, जैसे देखिए आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री के लिए 1 होती है, कॉस 0 डिग्री के लिए 1, 30 डिग्री के लिए 2/√3/2, √3/2, 30 डिग्री 45 डिग्री के लिए 1/√2, फिर उसके बाद कितना हो जाता है 60 डिग्री के लिए 1/2, और 90 डिग्री के लिए
कॉस 90 डिग्री के लिए वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए जब 0 डिग्री था तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 थी, जब 0 डिग्री थी तो कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, और जब कॉस 90 हुई तो 90 के लिए 0 हो गई। मतलब कि जैसे हमने थीटा बढ़ाया तो उसकी कॉस थीटा की वैल्यू एकदम से 0 हो गई। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज बढ़ रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे देखा गया एज कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है भाई, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सभी थीटा की वैल्यू के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होती है? तो चलिए देखिए एक आग दो रख के पुट कर लीजिए, पुट करके देख लीजिए। तो अगर आप साइन 30 देखते हैं तो क्या कॉस 30 के इक्वल होती है? अब बताइए साइन 30 किसके इक्वल होती है? 1/2 होती है, जबकि कॉस 30 √3/2 होती है। तो ये चीज़ गलत है। ठीक, एक आग और देख लीजिए। अगला है मान लीजिए साइन 60 है और कॉस 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज, मतलब कि एवरी थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल होगी जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 45 होती है तो साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, ये केवल 45 के लिए पॉसिबल है, केवल 45 रहेगा तभी पॉसिबल है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है। अगला दिया गया कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो क्या कॉट ए डिफाइंड है? देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक फिगर बना लेते हैं, फिगर को एक रेफरेंस एंगल लेते हैं यहाँ पर ए। ठीक, रेफरेंस एंगल लेते हैं यहाँ पर ए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? कॉट ए इज इक्वल टू, इसको मानेंगे हम लोग बेस, इसको मानेंगे परपेंडिकुलर। तो कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो अगर आप देखिए अगर थीटा की वैल्यू आप 0 करते हैं, अगर आप इस ए की वैल्यू 0 करते हैं तो इस ए की वैल्यू को 0 करने के लिए इस, अगर मान लीजिए इसको पॉइंट नाम देते हैं XYZ नाम देते हैं, चलिए XYZ नाम दे दिए। तो अगर इस ए एंगल को 0 करने के लिए इस X पॉइंट को Y पर आना पड़ेगा कि नहीं? इस ए एंगल को 0 करने के लिए इस X पॉइंट को Y पर आना पड़ेगा। और अगर X पॉइंट Y पर आती है, अगर X पॉइंट Y पर आती है तो XY इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? XY इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि XY पॉइंट अगर Y पर आती है तो XY इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और क्या हो जाएगा? तो XY अगर 0 होगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे 0 हो जाती है, परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे 0 हो जाती है तो बताइए कॉट ए की वैल्यू डिफाइंड होगी? परपेंडिकुलर बेस अपान 0, बताइए बेस अपान 0, तो क्या ये वैल्यू डिफाइंड होगी? ये तो नॉट डिफाइंड होगी। और स्टेटमेंट क्या दिया गया है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। तो ये स्टेटमेंट सही है, जहाँ पर दिया भी गया है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए ये एक्सरसाइज खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज पे। अगला एक्सरसाइज कवर करने से पहले जो कुछ भी कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन दिए गए होंगे या फिर जो भी फार्मूले दिए होंगे उसको हम लोग देख लेंगे, समझा देंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट या साइंस या मैथ से जुड़ी किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे उसके लिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।